हेलो एवरीवन। तो हम लोग केमिस्ट्री के अब सारे चैप्टर्स को भी 20 मिनट में खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट से। तो बेसिकली चैप्टर के शुरू में ही हमें थोड़ा बहुत सॉलिड के बारे में बताया गया है। बेसिकली दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, दैट इज क्रिस्टलीन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीन सॉलिड ट्रू सॉलिड कहा जाता है और एमॉर्फस सॉलिड को फॉल्स सॉलिड भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं ये सॉलिड नहीं होते हैं। ये बेसिकली जैसे आपका ग्लास हो गया, तो ग्लास क्या एक सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है। मतलब बेसिकली पिघला दें अगर उसको हम लोग तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो लिक्विड को ही बेसिकली कास्ट करके ग्लास बनाया जाता है। तो वो सॉलिड तो है लेकिन ट्रू सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो एमॉर्फस सॉलिड इज नॉट अ ट्रू सॉलिड, ठीक है। तो बेसिकली एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल वगैरह आपसे कोई पूछे तो ग्लास का दे सकते हो, ठीक है। व्हाइल क्रिस्टलीन सॉलिड ट्रू सॉलिड होता है, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट हो गई, पैकिंग हो गई, ये सब बहुत ही ज्यादा अच्छे से होती है क्रिस्टलीन सॉलिड्स में। व्हाइल एमॉर्फस सॉलिड्स में रैंडमली होता है सब कुछ, ठीक है। क्रिस्टलीन सॉलिड्स अनआइसोट्रॉपिक होते हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं। यही एक प्रॉपर्टी है जो एमॉर्फस सॉलिड के पास होती है और इसके पास नहीं होती है, क्योंकि ये आइसोट्रॉपिक होता है और क्रिस्टलीन सॉलिड्स अनआइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, ध्यान रखना। अब बेसिकली क्रिस्टलीन सॉलिड्स के आपको टाइप दे रखे हैं। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, आयोनिक सॉलिड्स, कोवैलेंट सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स, ठीक है। तो बेसिकली 4 टाइप्स के क्रिस्टलीन सॉलिड्स हो सकते हैं, ये 4, ठीक है। अब डिपेंड करता है उनके अंदर जो आयन्स है या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं। बेसिकली डिपेंड करता है उनके अंदर जो पार्टिकल है वो आयन्स है तो आयोनिक होगा, उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है तो कोवैलेंट होगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूल्स है तो बेसिकली मॉलिक्यूलर होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग है तो मेटेलिक सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स होते हैं, ओके। तो एमॉर्फस सॉलिड का सफ़र यहीं तक था। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलीन सॉलिड्स को स्टडी करेंगे। और बेसिकली क्रिस्टलीन सॉलिड्स को स्टडी करना है तो ये इतना आसान तो होता नहीं है कि पूरे सॉलिड को हम लोग स्टडी कर लें। तो हम क्या करते हैं, इसमें से सिर्फ एक यूनिट सेल उठाते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। जैसे आपको पता करना है कि कोई भी दीवार मजबूत है या नहीं, तो आप उसमें से एक ईंट निकालो, उस ईंट के देख लो, उस ईंट की स्ट्रेंथ वगैरह देख लो, उससे आपको पता चल ही जाएगा कि कितनी मजबूत होगी वो, ठीक है। तो वैसे हम लोग इसमें भी करते हैं। हम लोग पूरे लैटिस की स्टडी नहीं करते हैं, पूरे स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं करते हैं, उसमें से सिर्फ एक यूनिट सेल की स्टडी करते हैं, तो उससे हमें पूरा आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो यूनिट सेल होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट होता है उस पर्टिकुलर क्रिस्टलीन सॉलिड का, ठीक है। तो उसकी स्टडी कर लो, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 4 टाइप के यूनिट सेल, 3 टाइप के यूनिट सेल आपके पास हो सकते हैं। एक तो सिंपल यूनिट सेल हो सकता है, दूसरा बॉडी सेंटर्ड हो सकता है जिसको आप BCC भी बोलते हो, और तीसरा FCC भी हो सकता है जिसको आप फेस सेंटर्ड बोलते हो, ठीक है। एक और टाइप होता है बेस सेंटर्ड, लेकिन उसका सिर्फ नाम सुन के छोड़ दो क्योंकि उसके बारे में कुछ कहीं पर एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक वाले पता है, छोड़ो, टाइम कम है। एनीवे, सिंपल यूनिट सेल का मतलब ये है कि बेसिकली जो यूनिट सेल होगा ना, क्यूब होता है एक, उसी यूनिट सेल बेसिकली एक क्यूब होता है, ठीक है। अब आपको पता है ना भाई, कोई सॉलिड है तो उसमें से जब आप एक यूनिट सेल निकालोगे तो वो क्यूबिकल होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके हर एक कॉर्नर पर एटम्स होते हैं। सिंपल यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर पर एटम्स होते हैं, ठीक है। बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि बेसिकली कॉर्नर्स पर तो एटम होते ही हैं, ठीक है। एक बॉडी पर भी होता है, बॉडी में भी एक एटम होता है, ठीक है। एक ही होगा क्योंकि बॉडी सेंटर तो एक ही होता है, ठीक है। बेसिकली ये समझ लो आपके पास क्यूब है, ठीक है। अच्छा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर पर एटम होते हैं और कहाँ होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा, फेस पे होगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। सारे फेसेस पर भी होगा, ठीक है। जैसे आप इमेजिन करो आपके पास एक क्यूब है, तो एक क्यूब के कितने फेसेस होते हैं। अच्छा, पहले कॉर्नर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स होते हैं। फेसेस गिनो, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में 6 आपके पास फेसेस होते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग एज गिन सकते हो। एजेस कितनी होती हैं बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेस होती है, ठीक है। क्यूब लो आप हाथ में, उससे आप लोग सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन वगैरह का रोल आता है। तो देखो, कॉर्नर्स पर एटम का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 का। मतलब जैसे आपका कोई भी एलिमेंट कॉर्नर पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है उसका पूरा पार्ट तो उसके अंदर आएगा नहीं, उस यूनिट सेल के अंदर उस पर्टिकुलर सेल का पूरा पार्ट तो आएगा नहीं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तुमने यहाँ से एक सर्कल बनाया, तो सर्कल तुमने कहाँ बनाया, कॉर्नर पर। तो बेसिकली इस रेक्टेंगल के अंदर इस सर्कल का कितना पार्ट है, उस सर्कल का कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप इस क्यूब की बात करो, तो क्यूब के अगर कॉर्नर पर एटम रखा हुआ है तो उसका कितना पार्ट अंदर होता है, 1/8 पार्ट। तो कॉर्नर से का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 का, ठीक है। फेसेस का कितना होता है, 1/2 का। एजेस का कितना होता है, 1/4 का। बॉडी सेंटर का कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि बॉडी सेंटर मतलब पूरा वो सेंटर में रखा हुआ है, तो पूरा का पूरा रखा हुआ है तो 1, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं कि किसी भी सेल में कितना पार्टिकल होता है। तो अगर सिंपल यूनिट सेल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें पार्टिकल सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि इसके 8 कॉर्नर पर 8 एटम्स रखे हुए हैं,
ठीक है, तो हर एक कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 का, और 8 कॉर्नर्स टोटल होते हैं तो 1 का कंट्रीब्यूशन हो गया। अब बीसीसी की बात करें तो कॉर्नर पर 8 एलिमेंट रखे ही हैं, प्लस एक सेंटर में भी रखा हुआ है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 2। तो इसमें z की वैल्यू हो जाती है 2। z क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिमिलरली फेस सेंटर का देखोगे तो हर एक कॉर्नर पर है, प्लस फेसेस पर भी है। कितने फेस होते हैं 6, और कंट्रीब्यूशन कितना 1/2, तो इसका आंसर कितना आ जाता है 4। तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो जाती है 4। ठीक है। अच्छा, एक और चीज कि बेसिकली सिंपल यूनिट सेल हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, इसमें हम लोग एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशंस निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, सिंपल यूनिट सेल का सिर्फ एक फेस लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, एक फेस हो गया। अब सिंपल यूनिट सेल है, सिर्फ कॉर्नर पर एटम होगा। ठीक है, तो ये मैंने कॉर्नर पर एटम बना दिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है यहाँ पे एज लेंथ, और रेडियस होता है यहाँ पे आर। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल यूनिट सेल के लिए रिलेशन निकालोगे तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ए है ये दोनों के रेडियस के बराबर है, तो ए इक्वल टू 2r का रिलेशन आता है यहाँ पे सिंपल यूनिट सेल के लिए। वहीं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए रिलेशन आता है √3a इक्वल टू 4r, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए रिलेशन आता है √2a इक्वल टू 4r। इजी। अब देखो हमें हर एक क्रिस्टल के ब्रेवाइस लैटिसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो कोई भी क्रिस्टल हो वो बेसिकली जरूरी नहीं है क्यूबिक ही होगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हम लोग यहाँ पे क्यूब लिए थे, ठीक है, तो इसकी 3 साइड्स है, तो इसकी तीनों जो साइड्स होती है उसको बोला जाता है ए बी सी, और इसके हर एक एक्सिस से जो एंगल निकाला जाता है, एक्स एक्सिस से जो एंगल निकाला वो अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा, और जेड एक्सिस से गामा। ठीक है, तो ए बी सी और अल्फा बीटा गामा मिला के कुछ रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका ट्रिक वगैरह भी आपको बताया था। इसका ट्रिक क्या होता है, क्यूट अवर मदर। क्यूट मतलब क्यूबिक, टीई आया तो टेट्रागनल। ठीक है, आवर मतलब ऑर्थोरोम्बिक, फिर आर से रोम्बोहेड्रल, एमओ से मोनोक्लिनिक, फिर टीआर से ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ट्राइक्लिनिक सबसे बेकार सॉलिड होता है क्योंकि इसमें ना ए बी सी इक्वल होता है ना अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है। ठीक है, और साथ ही में सबसे बढ़िया सॉलिड सिंपल वाला होता है। ठीक है, आपको साइड में दिख रहा होगा पिक्चर, इसमें मैंने बताया है। और साथ ही में जो ऑर्थोरोम्बिक सॉलिड होता है ये इसमें बेसिकली सबसे ज्यादा टाइप्स के ब्रेवाइस लैटिसेस एग्जिस्ट करते हैं, चारों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। एक बार एग्जाम में पूछा था कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रेवाइस लैटिसेस पाए जाते हैं, तो ऑर्थोरोम्बिक है। ठीक है, और बाकी प्रिमिटिव तो सब में पाया जाता है, ऑर्थोरोम्बिक में चारों पाए जाते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं तीनों टाइप के यूनिट सेल्स की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, जो कि एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो सिंपल यूनिट सेल में 1, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में 2, और फेस सेंटर यूनिट सेल में 4। ए और आर के रिलेशन की बात करें तो इसमें ए इक्वल टू 2r, इसमें √3a इक्वल टू 4r, और इसमें √2a इक्वल टू 4r। ठीक है, ऐसे याद कर लो, ज़्यादा बेटर याद रहेगा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि बेसिकली एक एटम डायरेक्टली कितने एटम से अटैच्ड है वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एटम है, ठीक है, इसके आजू बाजू बहुत सारे एटम्स है, तो बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो तो जो बीच वाला एटम है वो इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, और किसी से अटैच नहीं है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। लेकिन अगर मैं चलो मान लो कि ये बेसिकली सभी से अटैच्ड है, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ बना दिया ऐसा, तो बेसिकली इसका कोऑर्डिनेशन अब कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब डायरेक्टली कितने नेबर से एक एटम अटैच्ड है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल का होता है 6, इसका होता है 8, इसका होता है 12। अब लास्ट में आ जाता है पैकेजिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल यूनिट सेल का होता है 52%, इसका होता है 68%, इसका होता है 74%। ठीक है, और अगर आप लोग इसको बेसिकली पाई के टर्म्स में याद करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इसका होता है π/6, यस, इसका होता है √3π/8, और लास्ट वाले का होता है π/3√2। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है। ठीक है, तो ये होगी पैकेजिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है अगर किसी को डाउट हो तो पैकिंग एफिशिएंसी की मतलब कि बेसिकली जैसे तुम्हारे पास यूनिट सेल है उसमें आपने एटम डाला, तो बेसिकली एटम डालने के बाद कुछ जगह छूट जाती है ना, तो कौन सा ऐसा एटम है जिसमें कितना % जगह उसमें भरी हुई है उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो बेसिकली एटम के अंदर, तो बेसिकली यूनिट सेल में कितना ज़्यादा जगह भरी हुई है उसको बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो जैसे सिंपल यूनिट सेल है तो उसमें 52% ही भर पाता है क्योंकि कॉर्नर पर सिर्फ एटम्स है, तो बीच में बहुत सारी जगह छूट जाती है। यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्टली 68% मतलब 16% का चेंज आता है क्योंकि बॉडी के सेंटर पर ही एक एटम आ जाता है। फिर फेस सेंटर में और चेंज कम हो जाता है क्योंकि हर एक फेस पर आ जाता है एटम। ठीक है, सो दिस इज पैकिंग एफिशिएंसी। सिंपली आप हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की बात करोगे तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, उसमें भी पैकेजिंग एफिशिएंसी 74% ही होती है। कभी भी अगर HCP की बात करें तो उसको FCC मान के ही चलना, मतलब हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की बात करें तो उसको फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मानकर ही आप लोग सॉल्व करना, सेम चीज़ें होती हैं दोनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है डेंसिटी वाला पार्ट। ठीक है, तो आपको डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल पूछेगा तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है mz/na × a³। ठीक है,
अच्छा, आप लोग बोलोगे कि टेक्स्ट बुक में तो z की जगह n लिखा हुआ है, तो बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वहाँ n से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपकी मर्जी, आप कैसे याद करना चाहो। n क्या है, अवोगाड्रो नंबर, अवोगाड्रो नंबर है आपका Na, ठीक है। a क्या है, एज लेंथ, ठीक है। m क्या है, मोलर मास, और n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जाम में बोलेगा कि एन एलिमेंट x हैविंग मोलर मास 40 ग्राम, ठीक है, इज फॉर्म्ड इन बीसीसी, ठीक है। तो बीसीसी के फॉर्म में हुआ है वो, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। एंड देन द रेडियस ऑफ द एटम इज 20 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आपको पता करना है डेंसिटी कितना है। तो आप सोचोगे भाई रेडियस दे दिया, हमें तो एज लेंथ चाहिए, तो क्या करोगे तुम लोग, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन यूज करके एज लेंथ निकालोगे, ठीक है। तो क्योंकि ये बीसीसी है तो उसका रिलेशन क्या होता है, √3a इक्वल टू 4r, ठीक है। तो तुम्हें r दे रखा है, तो √3a इक्वल टू 80, तो यहाँ से तुम्हें a की वैल्यू मिल गई 80/√3 एंगस्ट्रॉन्ग। फिर एंगस्ट्रॉन्ग को तुम मीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, क्योंकि डेंसिटी को हम लोग निकालते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो एंगस्ट्रॉन्ग का सेंटीमीटर का रिलेशन है 10⁻⁸ का, बता दूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाल के सॉल्व करना, ठीक है। एक और खास क्वेश्चन है जो जनरली आ जाता है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का, ठीक है, कि भाई कितनी यूनिट सेल्स होंगी। अगर x ग्राम मेटल में बात कर रहा है तो वो वैल्यू आती है x/ρa क्यूब। डेंसिटी निकाल लो, एज लेंथ का क्यूब कर दो, और ऊपर x क्या है, x बेसिकली मास है उस मेटल का, ठीक है। जैसे तुम्हें बोल दिया भैया मेरे 20 ग्राम कॉपर में कितना ज़्यादा यूनिट सेल होगा, तो उसको निकालने के लिए क्या करोगे, उस 20 को डिवाइड करोगे कॉपर की डेंसिटी इंटू एज लेंथ के क्यूब से, ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला, x/ρa क्यूब, ठीक है। अच्छा, एक वॉइड वाला कंसेप्ट भी था इसमें। वॉइड्स में बेसिकली दो टाइप की वॉइड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो 2 टाइम्स होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, ठीक है। TD इक्वल टू 2OD, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको एग्जाम में दिया रहेगा, उससे टेट्राहेड्रल वॉइड पूछेगा, डबल कर देना, ठीक है। एक फॉर्मूला बनाने वाला क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादा आता है, कि आप लोगों को बेसिकली बोल देगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड एज नंबर ऑफ एटम्स हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इतने हैं, तो बताओ कंपाउंड का फॉर्मूला कितना बन रहा होगा। तो जो बेसिकली फॉर्मूला बनाने वाले कंसेप्ट्स होते हैं उनमें से एक क्वेश्चन देख लेते हैं वॉइड्स का, और बाकी वो तो मैंने कंट्रीब्यूशन वाला तो बता ही दिया है, एक आधा क्वेश्चन देखोगे समझ जाओगे, ठीक है। तो जैसे आपको टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दे रखा है, द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म CCP स्ट्रक्चर। अब आप सोचोगे CCP क्या नहीं बोला है भाई, FCC। CCP बोले तो उसको एज ए FCC अज्यूम करो, ठीक है, सिंपल, ओके। तो बेसिकली ये क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है, कौन, इसका बी एटम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर FCC है तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 4, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 4, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर ये जा रहा है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड तो आपको पता ही है, डबल ऑफ OD होगा, 2 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये 2 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स भी हो जाएगा, ठीक है। 20 नहीं है बाबा, 2 टाइम्स OD, ठीक है। तो बेसिकली Z की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 4 होंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए, 8, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म CCP स्ट्रक्चर, द एटम्स ऑफ A ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब A क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड का 1/3 हिस्सा ऑक्यूपाई कर रहा है, तो A ऑक्यूपाई कर रहा है 8/3, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन में बोला है कि जो एटम B है वो CCP स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो B क्या कर रहा है, CCP स्ट्रक्चर बना रहा है, तो Z की वैल्यू कितनी होती है, 4, तो B कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया A8 B12, तो आपका आंसर आ गया A2 B3, ठीक है। इसी तरीके से और क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस कर लो या तो फुल लेक्चर देख लो, उसमें मैंने इसको और बेटर बताया है, ओके। आगे बढ़ते हैं, चलिए अभी हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, एनायन डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं वो है शॉर्टकी और फ्रैंकल, क्योंकि बाकी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं लेकिन बेसिकली जो पूछे जाते हैं वो शॉर्टकी और फ्रैंकल है। तो मैं ये दोनों बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग एक बार रीड कर सकते हो, चाहिए तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार रीड कर सकते हो, बाकी आइडिया तो आप लोगों को लग ही जाएगा। जैसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली कोई एक लैटिस होगा किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब छोटी सी जो स्पेस होती है ना, जैसे यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे एटम्स है आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे एक जो स्पेस बन गई इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसको जो ऑक्यूपाई कर लेता है उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोल देते हैं। फिर कहीं पर वैकेंसी डिफेक्ट आ जाता है, मतलब बेसिकली मेटल गायब हो जाता है या मेटल अपनी जगह छोड़ के कहीं और ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसको वैकेंसी डिफेक्ट वगैरह बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट समझते हैं क्या होता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि जो एटम होता है ना वो गायब हो जाता है,
ठीक है, मतलब बेसिकली लैटिस से ही वो गायब हो जाता है। तो बेसिकली अगर एटम यहाँ पे गायब हो गया तो वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट में ही आता है शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि एटम जो होता है, ठीक है, वो अपनी प्लेस एक्सचेंज करता है। एटम क्या हो करता है, अपनी प्लेस एक्सचेंज करता है। ठीक है, जैसे एक एनायन है एक कैटायन है, मान लो एक एनायन है एक कैटायन है, तो एनायन कहीं और चला जाएगा, कैटायन कहीं और चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या फिर एनायन ही सिर्फ चला जाएगा तो सिर्फ कैटायन ही चला जाएगा, बट बेसिकली रहेगा कहाँ, उसी लैटिस में रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ प्लेस एक्सचेंज होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, एटम गायब ही हो जाता है। ठीक है, और एक और खास बात कि अगर एक कैटायन गायब होगा, इन केस ऑफ आयंस, अगर एक कैटायन गायब होगा तो उसके साथ एक एनायन भी गायब ही होगा। अगर एक कैटायन गायब होगा तो उसके साथ एक एनायन गायब होगा ही होगा। ठीक है, एनायन बड़ा होता है, कैटायन छोटा होता है, एक और खास बात। एनीवेज, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कैटायन एनायन गायब हो जाता है, इसमें प्लेस एक्सचेंज हो जाती है बस। ठीक है, कोई कहीं भी चला जाता है। तो इससे दो रिजल्ट्स आते हैं, खास रिजल्ट्स है। पहला ये कि शॉर्टकी डिफेक्ट में जो डेंसिटी होती है सेल की वो कम हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो उतना ही है, मास कम हो गया क्योंकि दो सेल्स गायब हो गए, तो डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसमें मेंटेन रहती है, क्योंकि अगर कैटायन गायब हुआ है तो एनायन भी गायब हुआ है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। इसकी बात करें तो इसमें डेंसिटी और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी दोनों ही मेंटेन रहती है। ठीक है, डेंसिटी भी मेंटेन रहती है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहती है। क्यों, क्योंकि बेसिकली मास कहीं गया थोड़ी है, बस वो प्लेस चेंज हो गई है तो उसी यूनिट सेल में ही ना। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी भी मेंटेन रहती है, और क्योंकि खाली प्लेस चेंज हुई है तो चार्ज में भी कोई दिक्कत आई नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये था शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़, AgBr, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ओनली कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों देखने को मिलता है। उसमें शॉर्टकी भी हो सकता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी हो सकता है। बाकी इसके एग्जांपल्स में NaCl लिख सकते हो, इसके एग्जांपल में AgCl लिख सकते हो। बाकी AgBr एक कॉमन तो बता ही दिया है। ठीक है, एक्सेट्रा लगा देना बाकी। ओके, तो अभी हम लोग समझ लेते हैं क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को। तो देखो, आप लोगों को पता है कि बैंड्स होते हैं किसी भी क्रिस्टल के अंदर जिसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कंडक्टिविटी। आपको पता है कुछ एलिमेंट्स कंडक्टर होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे ऊपर होता है यहाँ पे कंडक्शन बैंड, इसके नीचे होता है वैलेंस बैंड। तो इस वैलेंस बैंड से निकल के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कंडक्शन होगा। ठीक है, तो उसको कंडक्टर बोलेंगे। तो फॉर द केस ऑफ कंडक्टर के केस में क्या होता है कि ये जो कंडक्शन बैंड है ये वैलेंस बैंड से ओवरलैप कर जाता है, मतलब इन दोनों एकदम साथ में हो जाते हैं। अब भाई अगर ओवरलैप ही कर गए तो ऑब्वियसली इधर उधर आराम से हो जाएगा उनका। ठीक है, तो इसीलिए उसको कंडक्टर बोलते हैं। फॉर द केस ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में इन दोनों के बीच का जो एनर्जी बैंड गैप है ये बहुत ही कम होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप। तो ये जो बैंड गैप होता है ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है सेमीकंडक्टर के केस में, इसीलिए ये कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपर्ली कंडक्ट कर लेते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली सेमीकंडक्टर होते हैं, कभी कर लेते हैं कभी नहीं कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी बैंड गैप कम होता है। तो अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई तो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा, नहीं जंप करेगा नहीं होगा। इंसुलेटर्स की बात करें तो उनके बीच में एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, ये होते हैं इंसुलेटर्स, इनके बीच में एनर्जी बैंड गैप इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि बेसिकली चाह कर भी कंडक्शन नहीं हो सकता। तो बेसिकली यही तीन चीज़ आप लोगों को बताया गया। इसके आगे आप लोगों को बताया गया कि जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, इनके बारे में थोड़ा और बताया गया, तो समझ लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, एक इंट्रिंसिक एक एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब डोपिंग वाला सेमीकंडक्टर, मतलब उसमें कुछ इंप्योरिटी आ जाए। डोपिंग करना मतलब कुछ इंप्योरिटीज डालना, ठीक है, अदर एलिमेंट्स को ऐड करना। तो एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर होता है, और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें डोपिंग हुई होती है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी दो टाइप होता है, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, जब डोपिंग की जाए एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, ठीक है, जैसे प्योर सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, इनके साथ डोपिंग जब की जाती है तो उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, और अगर ग्रुप 15 के साथ डोपिंग की जाए तो उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और ये दोनों के दोनों ही एक्सट्रिंसिक में आते हैं क्योंकि इसमें डोपिंग होती है। डोपिंग मतलब इंप्योरिटीज को ऐड करना, ठीक है, और जो इंप्योरिटी डालते हैं उसको डोपेंट कहा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को रिवाइज करा दिया। लास्ट टॉपिक देखते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलिए अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, बहुत ही ईजी है। पहला होता है डायामैग्नेटिक, तो आपको पता ही है यार ये सब। तो डायामैग्नेटिक सॉलिड मतलब वो सॉलिड जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल हो, ठीक है, रिपल मतलब अट्रैक्ट ना हो, दूर भागे। ठीक है, दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मतलब जो अट्रैक्ट हो। ठीक है, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मतलब जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो, फेरोमैग्नेटिक मतलब जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन टाइप्स के सॉलिड्स हो सकते हैं। ओके, सो दिस वाज इट अबाउट सॉलिड स्टेट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल से अबाउट सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।